स्वर्ण काल माना जाएगा, उसी समय ज्यादा चीजें आएगी। अब जहां पर अटैक ही नहीं होते हैं तो उनको ज्यादा बढ़ाने की जरूरत वैसे भी नहीं थी। आज स्विट्जरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड के ऐसे जो छोटे छोटे स्थान है, वहां पर आप देखना वो रक्षा पर इतना बजट खर्च नहीं करते हैं, इसलिए वहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है। लेकिन हमारे यहाँ पर हमारी टोटल जीडीपी जो होती है, हमारा टोटल बजट आता है, उसका हमें इतना बड़ा बजट केवल और केवल 6-7% तो केवल रक्षा सामग्री खरीदने पे खर्च करना पड़ता है। मतलब ये समझिए आप 100 रुपए कमा रहे हो, उसमें से 6 रुपए तो रोज रक्षा के ऊपर खर्च कर रहे हो। इतना बजट हमारा केवल भारत का रक्षा पे, क्योंकि हमारे पड़ोसी नालायक हैं, ऐसे निकम में पड़ोसी हैं जिसकी वजह से हमें हमारा बजट इतना केवल रक्षा पर खर्च करना पड़ता है। वो देश विकसित इसलिए है क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा की कोई ऐसी चिंता नहीं है, क्योंकि वो जो है ना उनके सब पड़ोसी एकदम बढ़िया है। अब पड़ोसी बढ़िया होंगे तो विकास अपने आप होएगा। आपको मैं कहूं कि 2 जगह रहने का बस्ती है, एक इतनी बढ़िया कॉलोनी है जिसके अंदर सब शांत व्यवहार के बढ़िया बिजनेसमैन आदमी रहते हैं, बढ़िया पैसे कमाते हैं, और एक ऐसी कॉलोनी जहां रोज भाटा फेंकते हैं, रोज पत्थर मार रहे हैं, कभी शीशे फोड़ रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। तो आप कौन सी जगह रहना ज्यादा अच्छा पसंद करोगे? है शांत वातावरण में, ऐसी जगह जहां पर डेवलपमेंट है, जहां पर लोग केवल विकास पर बात करते हैं, और एक ऐसी शांत जगह जहां पर हमेशा ये खतरा बना रहता है कब कहां से बांटा जाए, कब कौन शीशा फोड़ दे। अपने भारत की स्थिति अभी यही है, क्योंकि इधर एक नालायक नल्ला पाकिस्तान, ऊपर वो धोखेबाज चाइना, नीचे एक वो ठीक ठाक था जब तक हमारी शेख हसीना थी, और हसीना जाने के बाद वो भी एकदम वैसा हो गया है। तो चारों तरफ से हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जिससे हमारे देश में हमेशा मतलब खतरा रहता है। वैसे ही पहले रियासतों पर था, तो लड़ाइयां ज्यादा होती थी, तो लड़ाइयों के चक्कर में उनको क्या करना पड़े थे? दुर्ग बनाने पड़े थे। तो दुर्ग निर्माण का स्वर्ण काल कौन सी सदी हो गई अपने? 15वीं सदी। और किसका काल दुर्ग निर्माण का स्वर्ण काल माना जाता है? तो राणा कुंभा का काल। मतलब सबसे ज्यादा जो किले बने थे वो किसके काल में बने थे? राणा कुंभा के काल में हमारे सबसे ज्यादा किलों का निर्माण किया गया था। राणा कुंभा के बारे में ऐसे कहते हैं कि इन्होंने 84 में से टोटल कितने गिरिदुर्ग बना दिए थे? अकेले ने 32 गिरिदुर्ग अकेले राणा कुंभा ने बनाए। 84 टोटल किले हैं, जिसमें से 32 किले अकेले कौन बना रहा है? राणा कुंभा बना रहा है। तो राणा कुंभा 84 में से अकेले ने 32 गिरिदुर्ग बनाए, इतने किले बना दिए, तो इनका काल ही कैसा काल हो गया अपने? स्वर्ण काल। तो दुर्ग निर्माण का स्वर्ण काल राणा कुंभा का काल माना जाता है, जिन्होंने 84 में से 32 गिरिदुर्ग अकेले राणा कुंभा ने बनाए थे। और बात करें अपन तो ये देखिए अपना राजस्थान है, और राजस्थान में यहां पर अपने एक किला बना हुआ है, और यहां पर एक किला बना हुआ है जिसका नाम है बटनेर। और बटनेर का किला कहां पर है? हनुमानगढ़। और बटनेर का किला हनुमानगढ़ में बना हुआ है, जिसे अपन कहते हैं उत्तर का प्रवेश द्वार। इसे अपन क्या कहते हैं? उत्तर का प्रवेश द्वार। ये अपने भरतपुर, और भरतपुर में किला बना हुआ है जिसका नाम है लोहागढ़। और लोहागढ़ कहां पर है? अपने भरतपुर के अंदर। और इसे अपन क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पूर्व का प्रवेश द्वार। ये यहां पर अपने किला बना हुआ है, और यहां पर अपने किला बना हुआ है जिसका नाम है सोनारगढ़। और सोनारगढ़ को अपन क्या कहते हैं? तो सोनारगढ़ है कहां पर? जैसलमेर। और इसे अपन कहते हैं पश्चिम का प्रवेश द्वार। ये यहां पर अपने किला बना हुआ है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ को अपन कहते हैं दक्षिण का प्रवेश द्वार। तो एक तो अपने ये चारों प्रवेश द्वार आपको ध्यान रखने हैं कि राजस्थान में उत्तर का प्रवेश द्वार किस किले को कहा जाता है? बटनेर को अपन उत्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं। पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? लोहागढ़ को। दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को। और पश्चिम का प्रवेश द्वार कहते हैं सोनारगढ़ को। यहां बीचों बीच अपने किला बना हुआ है जिसका नाम है तारागढ़। और तारागढ़ अपने कहां पर है? अजमेर। सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण झेलने वाला किला कौन सा है? तारागढ़ अजमेर। बीच में है तो ये सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण झेलेगा। और ये बटनेर जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बाहरी या विदेशी अटैक झेलने वाला, क्योंकि जितने भी खाड़ी देश के लुटेरे भारत में आए थे तो ये उत्तर की तरफ से, पंजाब प्रांत की तरफ से ही भारत में प्रवेश किया। अब पंजाब की तरफ से प्रवेश किया तो सबसे पहले इनके सामने कौन सा किला आ गया? बटनेर। तो सबसे ज्यादा अटैक ही कौन से किले पे होंगे? बटनेर पर। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज कीजिए आप सब राजस्थान के अलग अलग किले हो, और मेरा नाम है बटनेर का किला। आने का मार्ग केवल यही है। अब इधर से कोई भी लुटेरा आ रहा है तो सबसे पहले उनके लपेटे में कौन आएगा? मैं। तो इसका मतलब वो पहले हमला किस पर करेगा? मेरे पर। उसके बाद हो सकता है आप पर करें। और जैसे बीच में हो, बिल्कुल सेंटर में, जैसे ये बीच में सुरेश, अब इसके इधर वाला भी कूट सकता है, इधर वाला भी कूट सकता है, पीछे वाले भी कूट सकते हैं, आगे वाले भी कूट सकते हैं, यानी कि सब कूट सकते हैं इसको, क्योंकि ये क्या है? बीच सेंटर में। बीच वाले को सब कूट सकते हैं कि नहीं कूट सकते हैं? तो इधर वाले भी हमला कर दिए, इधर वालों ने भी कर दिए, इधर वालों ने भी कर दिए, हर तरफ से इसके ऊपर हमले हुए। तो सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण और झेलने वाला किला कौन सा है? तारागढ़। कौन कर रहा है? स्थानीय आक्रमण किस किले पे हुए? तारागढ़ पर। उत्तर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? बटनेर। पूर्व का प्रवेश द्वार, दक्षिण का प्रवेश द्वार, और अब अगर अपने से पूछ ले पश्चिम का प्रवेश द्वार सोनारगढ़। अब किले बने किस पर हैं? उससे भी सवाल आते रहते हैं।
हमारे दुर्ग कैसे बने हुए, उनकी श्रेणियां हैं, उनकी श्रेणियों के सवाल आते रहते हैं। तो दुर्ग की श्रेणियां और श्रेणियों का विभाजन किया था, एक तो मनुस्मृति में, एक कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, और एक अपने शुक्र नीति में। इन तीनों से हमें दुर्ग की जानकारी मिलती है। मनुस्मृति में कुल कितने प्रकार के किले बताए गए हैं? तो मनुस्मृति में कुल कितने प्रकार के किले बताए? 6। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल कितने किले बताए गए हैं? तो इसमें किले बताए गए कितने? 4 प्रकार के। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किले कितने प्रकार के बताए? 4। और शुक्र नीति में किले कितने बताए गए हैं? 9। शुक्र नीति में दुर्ग की कुल कितनी श्रेणियां बताई गई हैं? 9। संख्या बहुत बार पूछी हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मनुस्मृति में दुर्ग की कितनी श्रेणियां हैं? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और शुक्र नीति में 9 श्रेणियां बताई गई हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में जो सबसे बढ़िया किले बताए गए हैं, इसमें सर्वश्रेष्ठ किले किसको बताए गए हैं? गिरिदुर्ग। इन्होंने कहा कि जो गिरिदुर्ग हैं वो क्या होते हैं? सर्वश्रेष्ठ होते हैं। लेकिन शुक्र नीति के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ किला बताया गया है वो किसको बताया गया है? सैन्य दुर्ग को। इसमें बताया गया कि सबसे बढ़िया किले कौन से होते हैं? सैन्य दुर्ग। इनके हिसाब से गिरिदुर्ग सर्वश्रेष्ठ होते हैं। गिरि होते क्या हैं? गिरि कहते किसे हैं? गिरि कहते हैं ऐसे दुर्ग जो समतल भूमि से ऊपर उठे हुए भाग पर बने हुए हो, वो सबसे मजबूत किले होते हैं। सपोज करो मैं छत के ऊपर खड़ा हूं और तुम सब नीचे खड़े हो, तो उसमें पलड़ा भारी ऊपर वाले का रहेगा, क्योंकि ऊपर वाला हर चीज में, एक तो तुम्हारे से ऊपर है, तुम कोई वार भी करोगे जितना आसानी से नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाला नीचे वार करेगा तो बहुत आसानी से होएगा। ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आप जैसे किसी किले पर चढ़ के जा रहे हो, ऊपर खड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, गरम गरम तेल की कढ़ाई के पास ही बैठे हुए हैं और चढ़ रहे हैं, और गरम गरम तेल का लोटिया भर के, हाँ फारूक कहाँ जा रहा है, ले थोड़ा सा तेल डाल दिया, फारूक सीधा नीचे और फिर सीधा ऊपर, है ना, सीधा पत्ता कट गया। या फिर मान लीजिए तुम नीचे से भाटा फेंक रहे हो, वो भाटा आएगा तो है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण की वजह से आते 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 उसका वेग क्या हो जाएगा? कम। लेकिन ऊपर वाले ने नीचे फेंका तो उसका वेग इतना तीव्र हो जाएगा कि उसका एकदम लगी तो जैसे मानो बंदूक की गोली की तरह लगी, अकाउंट वहीं डिलीट, बचीड़ बोल जाएगी। तो कहने का मतलब ऊपर वालों का पलड़ा क्या रहता है? भारी। ऐसा किनको लगता है? मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लगता है। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, सबसे मजबूत किला तो वह है जिसकी सेना मजबूत हो, जहां पर चतुरंगनी और विशाल मजबूत सेना रहती हो, उसे हम कहेंगे सबसे मजबूत किला। तो शुक्र नीति में सबसे मजबूत किला किसको बताया गया है? सैन्य दुर्ग को सबसे मजबूत बताया गया है। ऐसे समझो इसको। इनका यह मानना है कि अंदर कोई रहने वाला स्ट्रांग है, मजबूत है, तो उधर कोई नजर उठाकर नहीं डालेगा। आप कितना ही बड़ा महल बना दो, कितनी बड़ी हवेली बना दो, उसमें रहने वाले डरपोक हैं, तो हर कोई आता जाता ही भाटा फेंकेगा। उनकी छत पे कोई बहन बेटी कोई कपड़े सुखारी कुछ भी कर रही है, हर कोई देखते हुए जाएगा। और अगर अंदर रहने वाले खतरनाक हैं और किसी ने कहा इधर देख, वो कहेगा सामने देख, अंदर बहुत खतरनाक आदमी रहता है, अभी अंदर से गोली चलेगी AK-47, तेरी आंखें उनके तो फूटेगी जो फूटेगी, तो मेरे को और मरवाएगा, भाग यहां से। मतलब खौफ रहता है उस आदमी का, क्योंकि उसके अंदर रहने वाला आदमी क्या है? दबंग है। उसके अंदर रहने वाला आदमी खूंखार है, तो उसके घर की तरफ कोई नजर उठाकर नहीं देखेगा, ऐसा इनको लगता है। वास्तव में यही चीज होती है कि अगर आप स्ट्रांग है तो आपके घर की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा। आप डरपोक है, हर कोई देखेगा, करके खड़ा रहेगा वहां, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे। तो इसका मतलब हमें क्या बनना है? स्ट्रांग। मैं कभी भी मैं अहिंसा की बात नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि केवल अहिंसावादी बनने से काम, जहां जरूरत पड़ती है वहां उठाना पड़ता है, क्योंकि कुछ लातारा भूत बातों नहीं समझते हैं क्या? आप में से कौन कौन केवल अहिंसा के समर्थक है? नहीं सर, हिंसा नहीं करनी, अहिंसा के पुजारी कौन कौन जो है कि जरूरत पड़ने पर हिंसक बनना है? देखो ये चश्मे वाले सो रहे हैं, चश्मे में ऐसे सो जाते हैं, बाबू पल के भी झपक लिया करो। मैं कहता भी रहता हूं कि नींद केवल किनको आता है? चश्मे वाले को आती है। जब भी सोते हैं चश्मे वाले ही सोते हैं, बिना चश्मे वालों को नींद। अब सभी चश्मे वाले भी नहीं सोते हैं, कुछ कुछ चश्मे में सो जाता है। इनको लगता है कि सर को नहीं दिख रहा है, तुम्हें नहीं पता कि तुमने व्हाइट चश्मा पहनी हुई है, चश्मे में सब कुछ दिख रहा है। तो मैं हिंसा की बात कर रहा था कि तो इसमें कुछ बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर जरूरत पड़ने पर हमें हिंसा करने के लिए, कोई ऐसा कोई लुटेरा आ जाए अपने घर के बहन बेटियों की इज्जत लूट रहा हो, पैसे लूट रहा हो, हमारे घर वालों को कूट रहा है, पीट रहा हो, तो वहां पर हम कहेंगे हम तो गांधी जी के समर्थक की गालेड़ा पे देख ले। ऐसा तो नहीं करेंगे ना, ऐसा तो कोई नहीं करेगा ना। हाँ शाबाश। तो शुक्र नीति में है